कहानी की शुरुआत वकाना गोजो से होती है, जो हिना डॉल्स बनाने में एक्सपर्ट है, जो एक तरह की ट्रेडिशनल जापानीज गुड़िया होती हैं। उसे इस आर्ट से डीप अटैचमेंट है और वो हर क्रिएशन में अपना हार्ट और सोल डाल देता है। हालांकि अपने स्किल और डेडिकेशन के बावजूद गोजो सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी से जूझता है। इस इनसिक्योरिटी की वजह से वो दूसरों से डिस्टेंस बनाने लगता है, इस फियर से कि कहीं लोग उसके हिना डॉल्स बनाने के पैशन का मजाक ना उड़ाएं या उसे रिडिक्यूल ना करें। एक दिन जब गोजो स्कूल में क्लीनिंग ड्यूटी कर रहा होता है, उसकी मुलाकात एक पॉपुलर क्लासमेट मैरिन किटागावा से होती है। बातचीत के दौरान किटागावा उसे एनकरेजमेंट और सपोर्ट के वर्ड्स देती है। वह उसे अपनी फीलिंग्स के प्रति ट्रू रहने और बिना किसी जजमेंट या क्रिटिसिज्म के डर के खुद को ऑनेस्टली एक्सप्रेस करने के लिए मोटिवेट करती है। किटागावा के साथ ये कॉन्वर्सेशन गोजो के लिए टर्निंग पॉइंट साबित होती है। ये उसके सेल्फ डाउट को चैलेंज करती है और उसे अपने पर्सपेक्टिव को रीइवैल्यूएट करने के लिए इंस्पायर करती है। किटागावा गोजो को अपने रियल सेल्फ को एक्सेप्ट करने के लिए एनकरेज करके उसे सेल्फ आइसोलेशन से बाहर निकलने और अपनी इनसिक्योरिटीज को ओवरकम करने की स्ट्रेंथ देती है। वह उसे ऑथेंटिसिटी के वैल्यू और एक्सटर्नल ओपिनियंस या सोशल नॉर्म्स की परवाह किए बिना अपने पैशन को एम्ब्रेस करने के इंपॉर्टेंस को समझने में मदद करती है। इस इंटरैक्शन के जरिए किटागावा के मोटिवेटिंग वर्ड्स गोजो को अपनी टैलेंट और हिना डॉल्स के प्रति लव को दूसरों के साथ शेयर करने का कॉन्फिडेंस देते हैं। ये उसकी जर्नी का एक क्रूशियल मोमेंट है, क्योंकि वो अपनी आर्ट को ओपनली अपनाता है और ऐसे लोगों से जुड़ता है जो उसकी यूनिक स्किल की रिस्पेक्ट और प्रशंसा करते हैं। उसी रात वकाना गोजो किटागावा की एडवाइस पर विचार करता है। वह उसके वर्ड्स और उनके पर्सनल ग्रोथ में सिग्निफिकेंस पर ध्यानपूर्वक सोचता है। इस सेल्फ रिफ्लेक्शन के दौरान गोजो को अपनी स्विंग मशीन में एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। उसके दादा उसे सजेस्ट करते हैं कि वो एक नई मशीन खरीद ले। नई मशीन आने का वेट करते हुए गोजो स्कूल की स्विंग मशीन का इस्तेमाल करने का फैसला करता है। वह ये देखकर सरप्राइज होता है कि जैसे ही वो काम शुरू करने वाला होता है, किटागावा अचानक वहां आ जाती है। लेकिन मजाक उड़ाने के बजाय वो उसके स्विंग स्किल्स की जेन्युइन प्रशंसा करती है। किटागावा के इस अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट से गोजो प्लेजेंटली सरप्राइज हो जाता है। इसी समय किटागावा एक कॉस्प्ले आउटफिट भी दिखाती है, जो वो एक वीडियो गेम कैरेक्टर से इंस्पायर होकर बना रही होती है। दुर्भाग्य से गोजो अनजाने में उस कॉस्प्ले आउटफिट पर क्रिटिकल कमेंट कर देता है, जिससे किटागावा बहुत हर्ट हो जाती है। ये केयरलेस रिमार्क उसे परेशान कर देता है और उसकी इमोशंस को चोट पहुंचाता है। ये उसे याद दिलाता है कि अच्छे इंटेंशंस के बावजूद केयरलेस वर्ड्स दूसरों पर डीप और नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं। ये ट्विस्ट ह्यूमन इंटरैक्शंस की कॉम्प्लेक्सिटी और थॉटफुल कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। जहां किटागावा ने गोजो के हिना डॉल्स पैशन को हमेशा सपोर्ट किया था, वहीं गोजो की अनजानी क्रिटिसिज्म से उसकी वल्नरेबिलिटी और दूसरों के साथ एम्पैथी डेवलप करने की जरूरत सामने आती है। ये गोजो के लिए एक लेसन है कि उसे अपने वर्ड्स के इफेक्ट को लेकर कॉन्शियस रहना होगा, खासकर जब बात क्रिएटिव एक्सप्रेशंस और एफर्ट्स की हो। हालांकि इस मिसअंडरस्टैंडिंग और थोड़े टेंशन के बावजूद किटागावा करेज दिखाती है। वह गोजो से रिक्वेस्ट करती है कि क्या वो उसके लिए एक प्रॉपर कॉस्ट्यूम बना सकता है, और बताती है कि शिजुको कुरो कैरेक्टर उसके लिए कितना मीनिंगफुल है। किटागावा गोजो के स्किल्स और उसके कॉस्प्ले विजन को रियलिटी बनाने की एबिलिटी पर ट्रस्ट जताती है। भले ही गोजो ने पहले कभी रियल पीपल के लिए क्लोथ्स डिजाइन नहीं किए थे, लेकिन किटागावा के रिक्वेस्ट और उसके लिए उसके वैल्यू से वो डीपली इंप्रेस्ड होता है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर किटागावा के लाइफ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने का अपॉर्चुनिटी पहचानते हुए वह उसकी मदद करने के लिए अग्री कर जाता है और प्रॉमिस करता है कि वो अपना बेस्ट देगा। इस अनएक्सपेक्टेड चैलेंज को एक्सेप्ट करने का गोजो का डिसीजन किटागावा को खुशी और ग्रैटिट्यूड का एहसास दिलाता है। वह उसकी विलिंगनेस के लिए थैंकफुल होती है और एक्साइटेड होती है कि गोजो की मदद से उसका कॉस्प्ले ड्रीम सच हो सकता है। ये मूवमेंट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एम्पैथी और रिस्क्स लेने की विलिंगनेस के पावर को दिखाता है। लोगों के लिए कॉस्ट्यूम्स बनाने का एक्सपीरियंस ना होने के बावजूद गोजो की जेन्युइन इंटेंशन किटागावा के दिल में रेजोनेट करती है, जिससे ट्रस्ट और कोलैबोरेशन का बॉन्ड बनता है। ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के ट्रांसफॉर्मेटिव नेचर को भी एम्फसाइज करता है, क्योंकि गोजो अपने स्किल्स को एक्सपैंड करने और दूसरों की खुशी में कंट्रीब्यूट करने के मौके को अपनाता है।
किटागावा गोजो के सामने ओपनली बताती है कि वो वीडियो गेम स्लिपरी गर्ल्स 2 की फीमेल कैरेक्टर शिजुको का कॉस्प्ले करना चाहती है, जिसे एक इरोटिक गेम माना जाता है। इस रिवील से गोजो पहले थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि कैसे रिएक्ट करे, लेकिन किटागावा समझाती है कि किसी व्यक्ति का जेंडर ये डिसाइड नहीं करता कि वो किसी एक्टिविटी या हॉबी को एंजॉय कर सकता है या नहीं। वह इस बात पर जोर देती है कि कोई भी व्यक्ति सोशल एक्सपेक्टेशंस या नॉर्म्स की परवाह किए बिना किसी भी चीज को अप्रिशिएट और एंजॉय कर सकता है जो उसे हैप्पीनेस दे। आखिरकार गोजो किटागावा के व्यू पॉइंट को समझने लगता है और उसे अग्री कर लेता है। बातचीत के बाद किटागावा गोजो को कॉस्प्ले आउटफिट्स बनाने की इंस्ट्रक्शन मैनुअल भेंट करती है। अगले दिन किटागावा उत्सुकता से उसकी दुकान पर जाकर गोजो को सरप्राइज कर देती है। ये देखकर गोजो अचंभित रह जाता है और उसे उसके कपड़े उतारते समय नाप लेने में हल्की ऑकवर्डनेस महसूस होती है। हालांकि किटागावा पूरी तरह केयरफ्री रहती है और बताती है कि वो पूरी तैयारी के साथ आई थी। उसने अपने कपड़ों के नीचे एक स्विमसूट पहन रखा था। गोजो की पॉसिबल एम्बैरेसमेंट को समझते हुए किटागावा उसे अश्योर करती है कि उसे इस सिचुएशन को लेकर कोई हेजिटेशन नहीं है। ये पूरा सीक्वेंस किटागावा के डिटर्मिनेशन और कॉन्फिडेंस को दिखाता है कि वो कॉस्प्ले के लिए अपने पैशन को परस्यू कर रही है, किसी क्रिटिसिज्म या जजमेंट की परवाह किए बिना। ये सोसाइटी के नॉर्म्स और एक्सपेक्टेशंस को चैलेंज करता है और मैसेज देता है कि इंसान को अपनी हॉबीज और इंटरेस्ट्स को बिना हेजिटेशन अपनाना चाहिए। शुरुआत में थोड़ा अनश्योर रहने वाला गोजो धीरे धीरे किटागावा के ऑथेंटिक अप्रोच को एडमायर करने लगता है और आखिरकार उसकी सोच से जुड़ जाता है। ये उसके माइंडसेट में बदलाव को सिंबलाइज करता है, जहां वो सोशल लेवल से ऊपर उठकर पर्सनल चॉइसेस और इमोशंस की रिस्पेक्ट करना सीखता है। ये मुलाकात ओपन कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस भी दिखाती है, क्योंकि किटागावा की क्लैरिटी गोजो को अपनी डिस्कम्फर्ट को फेस करने और अपने पुराने बिलीव्स पर रीथिंक करने का मौका देती है। नतीजतन दोनों के बीच डीपर अंडरस्टैंडिंग और एक्सेप्टेंस बढ़ती है, जिससे कॉस्प्ले विजन को पूरा करने में सपोर्टिव पार्टनरशिप का रास्ता खुलता है। अपनी हल्की नर्वसनेस को इग्नोर करते हुए भी गोजो कोशिश करता है कि वो प्रोफेशनल बने और माप सही ले। फिर भी उसकी घबराहट एक ऑब्स्टिकल बनती है, खासकर चेस्ट और इनर मेजरमेंट्स के दौरान। इसके बावजूद वो फोकस करके सभी जरूरी मेजरमेंट्स सक्सेसफुली ले लेता है। विजुअल रेफरेंसेस के इंपॉर्टेंस को समझते हुए गोजो पूछता है कि क्या किटागावा के पास शिजुको कैरेक्टर की कोई इमेज या आर्टवर्क है। इस पर किटागावा दोनों स्लिपरी गर्ल्स गेम्स के टाइटल्स शेयर करती है, जिससे गोजो को सोर्स मटेरियल की व्यापक समझ मिलती है और वो शिजुको के एक्यूरेट विजुअल रेफरेंसेस कलेक्ट कर पाता है। ये सीक्वेंस दिखाता है कि अपनी नर्वसनेस के बावजूद गोजो ने डेडिकेशन और कमिटमेंट से काम पूरा किया। विजुअल रेफरेंसेस मांगना उसके परफेक्शनिस्ट नेचर को रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि वो कॉस्प्ले कॉस्ट्यूम को कैरेक्टर के एसेंस के साथ पूरी तरह ऑथेंटिक बनाना चाहता है। किटागावा द्वारा दिए गए स्लिपरी गर्ल्स टाइटल्स उसे ज़रूरी रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं ताकि फाइनल कॉस्ट्यूम ओरिजिनल डिज़ाइन से पूरी तरह मैच हो। ये इंटरैक्शन उनके बीच ग्रोइंग टीम वर्क और कोलैबोरेशन को दर्शाता है। ये प्रोसेस क्रिएटिव वर्क में क्लियर कम्युनिकेशन और सॉलिड प्रिपरेशन के महत्व को हाईलाइट करता है। इन्हीं स्टेप्स की वजह से गोजो शिजुको की सटीक पोर्ट्रेयल माइडी कॉस्ट्यूम बना पाने में सक्षम होता है। उसी रात गोजो कॉस्प्ले डिजाइन के लिए रिसर्च करने के उद्देश्य से स्लिपरी गर्ल्स गेम्स खेलना शुरू करता है, मगर उसका ये डिसीजन उसके ग्रैंडफादर को डिसअपॉइंट कर देता है। गोजो कैरेक्टर्स, विजुअल स्टाइल और कहानी को डीपली समझना चाहता है ताकि वो कॉस्ट्यूम को पूरी तरह एक्यूरेट बना सके, लेकिन दादाजी को लगता है कि ऐसे गेम्स इनअप्रोप्रिएट या अडल्ट सेंटर्ड कंटेंट वाले हैं। ये डिफरेंस जनरेशन गैप और कल्चरल वैल्यूज को उजागर करता है। जहां गोजो के लिए ये गेम्स सिर्फ रिसर्च का हिस्सा हैं, वहीं उसके दादाजी उन्हें क्वेश्चनेबल मानते हैं। ये दिखाता है कि एंटरटेनमेंट को लेकर अलग अलग जनरेशन्स की राय और स्टैंडर्ड्स कैसे भिन्न हो सकते हैं। स्कूल लौटने से एक रात पहले गोजो को किटागावा से जुड़ा एक इंटीमेट ड्रीम आता है। इसके बाद वो काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करता है और अगले दिन उससे कैसे बात करे ये सोचकर उलझन में पड़ जाता है। शर्मिंदगी से बचने के लिए वो पूरे दिन डिस्टेंस बनाए रखता है, लेकिन किटागावा उसकी कोशिशों के बावजूद स्कूल गेट पर उसे ढूंढ लेती है और कैजुअली सजेस्ट करती है कि वे दोनों साथ जाकर कॉस्प्ले कॉस्ट्यूम के लिए ज़रूरी सामान खरीद लें। गोजो अनिच्छा से उसके इनविटेशन को रिजेक्ट करता है, शायद अपने ड्रीम से पैदा हुई बेचैनी और सेल्फ कॉन्शियसनेस की वजह से। बाद में किटागावा फिर उसे ढूंढ लेती है और उसके दूर रहने की वजह पूछती है।
उसकी बेचैनी को महसूस करते हुए गोजो हिम्मत जुटाकर अपने लो सेल्फ एस्टीम और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के बारे में बताता है। वो अपनी चिंताएं साझा करता है, शायद अपने इनसिक्योरिटीज की वजह से रिजेक्शन या जजमेंट का डर व्यक्त करता है। गोजो की फीलिंग्स को समझते हुए किटागावा सिंपैथी और रीअश्योरेंस के साथ जवाब देती है। वो जोर देकर कहती है कि वे फ्रेंड्स हैं और उनका बॉन्ड उसके लिए वैल्यूएबल है। इस नाजुक दौर में किटागावा की अंडरस्टैंडिंग और कोऑपरेशन गोजो के लिए एक सेफ स्पेस तैयार करते हैं जहां वो अपने सेल्फ डाउट का सामना कर सके। इस कॉन्वर्सेशन के बाद वे साथ में शॉपिंग करने का फैसला करते हैं। वे कई स्टोर्स में जाते हैं और किटागावा के कॉस्प्ले विजन को रियलिटी बनाने के लिए जरूरी सामान ढूंढते हैं। शॉपिंग और साथ काम करने का ये शेयर्ड एक्सपीरियंस उनके रिश्ते को स्ट्रेंथेड करता है, उनके बीच ट्रस्ट और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की भावना को बढ़ाता है। गोजो और किटागावा के बीच की बातचीत कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में इमोशंस को हैंडल करने के लिए ओपन डायलॉग और एम्पैथी के महत्व को दर्शाती है। गोजो के स्ट्रगल्स के प्रति किटागावा की अंडरस्टैंडिंग और एक्सेप्टेंस उनके क्रिएटिव प्रोजेक्ट के लिए एक नए जुड़ाव और शेयर्ड कमिटमेंट का रास्ता खोलते हैं। शाम को गोजो और किटागावा साथ में डिनर के लिए एक रामेन शॉप जाने का फैसला करते हैं। बातचीत शुरू होते ही टॉपिक स्लिपरी गर्ल्स गेम्स पर आ जाता है, जिसमें कुछ बोल्ड बातें सामने आती हैं। सेंजोर इमोशन से भरी ये कॉन्वर्सेशन रामेन शॉप के दूसरे कस्टमर्स में एम्बैरेसमेंट और चिंता पैदा करती है। बातचीत की एक्सप्लिसिट नेचर ध्यान खींच लेती है, जिससे आसपास के लोगों की भौएं तन जाती हैं और शायद असहज रिएक्शंस भी आते हैं। डिनर खत्म करने के बाद गोजो और किटागावा रामेन शॉप से बाहर निकलते हैं। इसी दौरान गोजो किटागावा के सामने ब्यूटी के बारे में अपने विचार ओपनली शेयर करता है। वो बताता है कि एक डॉल आर्टिजन के रूप में वो जिन चीज़ों को सचमुच ब्यूटीफुल मानता है, उनके लिए उसके स्टैंडर्ड्स बहुत ऊंचे हैं। वो कहता है कि सुंदर या आकर्षक शब्द वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों के लिए इस्तेमाल करता है जो उसके रिफाइंड मानकों पर खरी उतरती हैं। ब्यूटी पर अपने थॉट शेयर करके गोजो अपने क्राफ्ट के प्रति डेडिकेशन और कमिटमेंट दिखाता है। उसका डॉल आर्टिजन का प्रोफेशन उसकी एस्थेटिक्स की परसेप्शन को शेप कर चुका है, जिसके कारण वो ब्यूटी का मूल्यांकन और भी सटल दृष्टि से करता है। ये दृष्टिकोण उसके डिटेल ओरिएंटेड नेचर और उसके डॉल्स में हाई एस्थेटिक स्टैंडर्ड्स को दर्शाता है। गोजो द्वारा किटागावा के सामने ब्यूटी के बारे में की गई ये स्वीकारोक्ति उसकी वल्नरेबिलिटी को दिखाती है और उसके कैरेक्टर की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझने का इंसाइट देती है। उनके डिस्कशन का कॉन्ट्रास्टिंग फ्लो, जो एक्सप्लिसिट वीडियो गेम कंटेंट से शुरू होकर ब्यूटी पर इंट्रोस्पेक्टिव अप्रोच तक पहुंचता है, उनके कॉन्वर्सेशन की कॉम्प्लेक्सिटी और उनके व्यक्तित्व के मल्टीपल डायमेंशंस को दिखाता है। गुड बाय कहने से पहले किटागावा गोजो को एक अपकमिंग कॉस्प्ले इवेंट के बारे में बताती है, जो सिर्फ 2 वीक्स बाद होने वाला है। ये सुनकर गोजो नर्वस और अनईजी हो जाता है। उसे रियलाइजेशन होता है कि अब उसके पास कॉस्प्ले आउटफिट पूरा करने और किटागावा से किया अपना वादा पूरा करने के लिए बहुत कम टाइम बचा है। आती हुई डेडलाइन का एहसास गोजो के लिए और ज्यादा प्रेशर और अर्जेंसी पैदा करता है। उसे स्ट्रांगली महसूस होता है कि लिमिटेड टाइम में उसे हाई क्वालिटी कॉस्प्ले आउटफिट डिलीवर करने के लिए एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम करना होगा। उसकी ये चिंता किटागावा के प्रति अपने वादे को पूरा करने और उसे उसकी इमेजिनेशन के मुताबिक इवेंट में शामिल करने की इच्छा से जुड़ी है। ये घटनाक्रम गोजो के सामने टाइम कंस्ट्रेंट को स्पष्ट करता है। ये उस डेडिकेशन और मेहनत को अंडरलाइन करता है जो डेडलाइन को मीट करने के लिए जरूरी है, साथ ही क्राफ्ट्समैनशिप और डिटेलिंग पर ध्यान बनाए रखते हुए। ये उसे कंफर्ट जोन से बाहर आकर किटागावा के कॉस्प्ले विजन को लिमिटेड टाइम में जीवंत करने के लिए हार्डवर्क करने की मोटिवेशन देता है। जैसे जैसे कॉस्प्ले इवेंट नजदीक आता है, गोजो खुद को स्ट्रेस में घिरा हुआ पाता है। घर लौटते समय वो गलती से अपने बैग में रखी एक चीज रिवील कर देता है, जिससे उसके ग्रैंडफादर को शॉक लगता है और वे गिर पड़ते हैं। अपने दादाजी की हेल्थ को लेकर चिंतित गोजो तुरंत उन्हें हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में उसकी कजिन मियोरी इस कठिन समय में उनका साथ देती है। इसी बीच स्कूल में गोजो किटागावा को अपने दादा से जुड़ी इंसिडेंट और पूरी घटना के बारे में बताता है। किटागावा ने उसकी स्थिति के प्रति चिंता और एम्पैथी दिखाते हुए उसके प्रति जेन्युइन केयर व्यक्त की। गोजो पर पड़ रहे प्रेशर को समझते हुए वो हर संभव मदद करने को तैयार हो जाती है। सपोर्ट और अंडरस्टैंडिंग का ये भाव उन्हें कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए प्रेरित करता है, ताकि वे जुड़े रह सकें और कॉस्प्ले प्रोजेक्ट पूरा करने के साथ साथ आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकें। ये घटनाक्रम टफ टाइम्स में सपोर्ट सिस्टम्स और एम्पैथी की ताकत के महत्व को उजागर करता है।
गोजो द्वारा कितागावा को किया गया ये खुलासा उनके बॉन्ड को और गहरा करता है, जिससे ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट बढ़ती है। कितागावा की सच्ची चिंता और हेल्प करने की रेडीनेस गोजो को रीएश्योर करती है कि उसे चैलेंजेस का सामना अकेले नहीं करना होगा। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करके गोजो और कितागावा एक दूसरे से जुड़े रहने का रास्ता बनाते हैं, जिससे वो कॉस्प्ले इवेंट की प्रिपरेशंस में एक दूसरे का साथ दे सकें और अपनी पर्सनल स्ट्रगल से भी निपट सकें। ये नया कोऑपरेशन उनकी ग्रोइंग पार्टनरशिप को और मजबूत करता है और साथ मिलकर ऑब्स्टिकल्स ओवरकम करने की उनके डिटर्मिनेशन को बढ़ाता है। बहुत सारे टास्क्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी से ओवरवेल्म्ड गोजो खुद को परेशानी की स्थिति में पाता है। हालांकि वो अपने दादाजी के साथ हुई एक पिछली कॉन्वर्सेशन से इंस्पिरेशन और मोटिवेशन पाता है, जो उसके लिए स्ट्रेंथ का सोर्स बनती है। ये याद उसे अपना कंपोजर वापस पाने और आगे बढ़ने का डिटर्मिनेशन देती है। अगले दिन गोजो कितागावा को ये बताकर सरप्राइज कर देता है कि उसने कॉस्प्ले कॉस्ट्यूम पहले ही पूरा कर लिया है। काम को इतनी जल्दी कंप्लीट कर लेने पर कितागावा स्टन्ड रह जाती है, क्योंकि वो मानती थी कि उसने उसे सिचुएशन की सीरियसनेस के बारे में बताने में कमी छोड़ दी थी। उस पल गोजो को रिलीफ का एहसास होता है। उसे समझ आता है कि डेडलाइन पूरी करने के लिए उसके पास अभी भी काफ़ी टाइम बचा है। गोजो की राहत के बावजूद कितागावा भावनाओं से ओवरवेल्म्ड होकर फूट-फूट कर रो पड़ती है और मिसकम्युनिकेशन के लिए बार-बार माफ़ी मांगती है। उसकी रिएक्शन ये दिखाती है कि वो मिसकम्युनिकेशन और उससे गोजो को हुई परेशानी के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल मानती है। ये इमोशनल एक्सप्रेशन कितागावा की ऑनेस्टी और सब कुछ स्मूथली चलने की उसकी इच्छा को दर्शाता है। साथ ही गोजो के एफर्ट्स के प्रति उसकी गहरी एप्रिसिएशन को भी हाईलाइट करता है। ये घटनाक्रम कोलैबोरेटिव एफर्ट्स में क्लियर और इफेक्टिव कम्युनिकेशन के इंपॉर्टेंस को उजागर करता है। ये भी एम्फसाइज करता है कि दोनों लोगों को अपनी एक्सपेक्टेशंस और ज़रूरतों को ओपनली व्यक्त करना चाहिए, ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स और अननेसेसरी स्ट्रेस ना हो। कितागावा की इमोशनल रिस्पॉन्स के बावजूद गोजो द्वारा कॉस्प्ले कॉस्ट्यूम तैयार करना उसके डेडिकेशन और अडैप्टेबिलिटी को रिफ्लेक्ट करता है, जिससे चैलेंजेस का सामना करते हुए उनका बॉन्ड और मजबूत होता है। गोजो कितागावा की इमोशनल स्थिति को समझते हुए उसे अश्योर करता है कि कॉस्ट्यूम बनाने की सारी मेहनत सार्थक होगी, बस ज़रूरी है कि वो फाइनल आउटकम से खुश हो। वो एनकरेजमेंट और सपोर्ट के शब्द कहता है, उसे याद दिलाता है कि अंतिम प्रोडक्ट उसे खुशी और सैटिस्फैक्शन देने के लिए है। जब कितागावा आखिरकार वो कॉस्ट्यूम पहनकर देखती है तो उसका रिएक्शन प्योर जॉय और संतोष से भरी होती है। गोजो की क्राफ्ट्समैनशिप उस पल चमक उठती है, क्योंकि आउटफिट उस पर परफेक्टली फिट बैठता है और कैरेक्टर की एसेंस को रिफ्लेक्ट करता है। कितागावा की खुशी गोजो के टेलरिंग स्किल्स की पुष्टि करती है और उनके डेडिकेशन और हार्डवर्क की वैल्यू को रीइंफोर्स करती है। ये विक्ट्री और कंटेंटमेंट का पल है, उनके बॉन्ड को और गहरा करता है। दोनों की कोलैबोरेटिव एफर्ट्स और गोजो की आर्टिस्ट्री मिलकर एक सक्सेसफुल आउटकम पेश करते हैं। ये डिटेल और प्रिसिशन से किसी चीज़ को बनाने के महत्व और रेसिपिएंट की खुशी और सैटिस्फैक्शन पर पड़ने वाले असर को अंडरलाइन करता है। गोजो का कितागावा की इनिशियल परेशानी को ईज करना और उसकी उम्मीदों से बढ़कर फाइनल प्रोडक्ट तैयार करना उसके एक क्राफ्ट्समैन के रूप में ग्रोथ और मीनिंगफुल और डिलाइटफुल क्रिएशन के इंपॉर्टेंस की उसकी समझ को दर्शाता है। ये पॉजिटिव एक्सपीरियंस न केवल उनकी पार्टनरशिप को मजबूत करता है, बल्कि गोजो में प्राइड और कॉन्फिडेंस भी जगाता है, ये जानकर कि उसके काम ने किसी ऐसे इंसान को खुशी दी है जिसकी वो गहराई से केयर करता है। कितागावा का एक्साइटमेंट पीक पर पहुंच जाता है जब वो गोजो से अपने कॉस्प्ले अटायर में फोटोज लेने का रिक्वेस्ट करती है। कैरेक्टर की एसेंस को कैप्चर करने के महत्व को समझते हुए गोजो उसे फोटोशूट के दौरान शिजुको को और ऑथेंटिक तरीके से पोर्ट्रे करने के लिए गाइड करता है। वो इंस्ट्रक्शंस और फीडबैक देता है, जिससे कितागावा को पोजेस देने और कैरेक्टर की पर्सनालिटी को पूरी तरह एक्सप्रेस करने में मदद मिलती है। फोटोशूट के बाद कितागावा का सैटिस्फैक्शन साफ नजर आता है। वो ईगरली तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपलोड करती है, अपने कॉस्प्ले एक्सपीरियंस को दूसरों से शेयर करती है और कैरेक्टर और गोजो की आर्टिस्ट्री के प्रति अपने पैशन को शोकेस करती है। इसी एंथुजियाज्म के बीच कितागावा गोजो को ये कहकर सरप्राइज कर देती है कि वो अगले दिन एक कॉस्प्ले इवेंट में साथ भाग लेंगे। इस इवेंट के लिए उसका एक्साइटमेंट साफ झलकता है, क्योंकि वो इस एक्सपीरियंस का बेसब्री से इंतजार कर रही है। दूसरी ओर गोजो अपने विचारों और इनसिक्योरिटीज के कारण थोड़ा रिजर्व नजर आता है। अपकमिंग कॉस्प्ले इवेंट उसके लिए मिक्स्ड इमोशंस लेकर आता है। ये कितागावा की खुशी देखकर प्राइड का एहसास भी हो सकता है, लेकिन साथ ही सोशल सेटिंग में होने या अपनी आर्टिस्ट्री को लेकर रिस्पेक्ट पाने को लेकर सेल्फ डाउट और एंजाइटी भी हो सकती है। उनके पर्सपेक्टिव्स का ये कॉन्ट्रास्ट उनके कैरेक्टर्स में डेप्थ ऐड करता है और उनकी यूनिकनेस को दिखाता है। जहां कितागावा एंथुजियाज्म और एंटिसिपेशन से भरी है, वहीं गोजो का कंपोज्ड बिहेवियर उसकी कॉम्प्लेक्स इमोशंस और इंटरनल स्ट्रगल्स को रिवील करता है।
जैसे जैसे वो कॉस्प्ले इवेंट के लिए तैयार होते हैं, ये दोनों के लिए अपनी चैलेंजेस फेस करने और अपने बॉन्ड को और मजबूत करने का मौका बनता है। ये इवेंट पर्सनल ग्रोथ और सेल्फ डिस्कवरी को भी बूस्ट कर सकता है, जिससे गोजो अपनी अनसर्टेनिटीज पर काबू पाकर अपनी टैलेंट को एक्सेप्ट करे, जबकि कितागावा अपने पैशन और एंथुजियाज्म को एक्सप्रेस करती रहे। कॉस्प्ले इवेंट में कितागावा तुरंत अटेंशन का सेंटर बन जाती है, क्योंकि लोग शिजुको के उसके इंप्रेसिव पोर्ट्रेल को देखकर उसकी तारीफ करते हैं। लोग फोटोज लेने और उसके कॉस्प्ले की प्रशंसा करने के लिए उसके पास आते हैं, जो गोजो की क्राफ्ट्समैनशिप और कितागावा की डेडिकेशन दोनों को सेलिब्रेट करता है। कितागावा की खुशी और दूसरों की पॉजिटिव रिएक्शंस देखकर गोजो खुद को उनके साथ बिताए समय के बारे में सोचते हुए पाता है और ये सोचता है कि शायद ये मीनिंगफुल मोमेंट्स बिताने का आखिरी मौका हो सकता है, क्योंकि उसका वादा पूरा हो चुका है। जब कितागावा बताती है कि इंटेंस गर्मी के कारण उसका कॉस्ट्यूम अनकंफर्टेबल हो गया है, तो गोजो उसकी बेचैनी को समझता है। उसके कंफर्ट के लिए वो ब्रेक लेने का फैसला करते हैं और किसी कूल जगह पर जाने का फैसला करते हैं। इससे कितागावा को राहत मिलती है और वो बेटर फील करने लगती है। गर्मी से राहत पाने के बाद कितागावा सजेस्ट करती है कि जाने से पहले वो एक आखिरी बार इवेंट प्लेस पर लौट आएं। ये सजेशन इस बात का संकेत है कि वो इस इवेंट में बचे हुए समय का पूरा एंजॉय करना चाहती है और साथ मिलकर और भी मेमोरेबल मोमेंट्स बनाना चाहती है। ये उसकी पॉजिटिव और डिटरमिन्ड स्पिरिट को भी दर्शाता है, जो टेम्परेरी डिस्कम्फर्ट को ओवरऑल एक्सपीरियंस के जॉय पर हावी नहीं होने देती। गोजो के लिए ये पल कॉन्ट्रास्टिंग इमोशंस लेकर आता है। एक तरफ कितागावा की खुशी और उनके कोलैबोरेशन की सफलता देखकर उसे सैटिस्फैक्शन और कंटेंटमेंट का एहसास होता है। दूसरी ओर इस बात को लेकर हल्की उदासी और अनसर्टेनिटी भी हो सकती है कि उनकी फ्रेंडशिप का फ्यूचर क्या होगा और क्या आगे उन्हें ऐसे ही जोड़ने के मौके मिलेंगे। जैसे ही वो इवेंट प्लेस में वापस आते हैं, गोजो के लिए ये प्रेजेंट में जीने और साथ बिताए गए समय को चेरिश करने का अवसर बनता है। इससे उनका बॉन्ड और मजबूत होता है, जैसे वो इवेंट के माहौल में खोकर एक दूसरे का साथ एंजॉय करते रहते हैं। वेन्यू पर कितागावा की एक वुमन से प्लेजेंट मुलाकात होती है, जिसने पहले ही उसके साथ पिक्चर खिंचवाने की इच्छा जाहिर की थी। ये इंटरैक्शन न केवल कितागावा के लिए इवेंट का मजा बढ़ाता है, बल्कि उसके कॉस्प्ले का दूसरों पर पड़ने वाले पॉजिटिव इम्पैक्ट को भी रिफ्लेक्ट करता है। इससे फेलो पार्टिसिपेंट्स के साथ उसका जुड़ाव और भी स्ट्रांग हो जाता है और इस एक्सपीरियंस से मिलने वाली सैटिस्फैक्शन और भी बढ़ जाती है। घर लौटते समय एक्साइटमेंट से भरी कितागावा गोजो से उनके अगले कॉस्प्ले प्रोजेक्ट के बारे में पूछती है। ये सवाल उसे रिलीफ देता है, क्योंकि ये सिग्नल करता है कि उनका साथ अभी खत्म नहीं हुआ है। ये गोजो को अश्योर करता है कि उनका कोलैबोरेशन और शेयर्ड एक्सपीरियंसेस करंट कॉस्ट्यूम के बाद भी जारी रहेंगे। ये सवाल फ्यूचर क्रिएटिव एफर्ट्स के लिए एक नए पर्पस और एंथुजियाज्म को जन्म देता है। टायर्ड हालत में शायद थोड़ा सरप्राइज्ड होकर गोजो कह देता है कि वो ब्यूटीफुल लग रही है। ये कॉम्प्लीमेंट कितागावा को अस्टॉनिश कर देता है, क्योंकि ये उन रिमार्क से बिल्कुल अलग है जिनमें गोजो ने कहा था कि वो ऐसी तारीफें सिर्फ तभी करते हैं जब वो दिल से मानते हैं। इस अनएक्सपेक्टेड प्रेज का डीपर मीनिंग है। ये बताता है कि गोजो के रिजर्व्ड शब्द जब बाहर आते हैं तो और भी ज्यादा जेन्युइन और मीनिंगफुल हो जाते हैं। ये मोमेंट उनके रिलेशनशिप का ग्रोथ और प्रोग्रेस को दर्शाता है। गोजो की ये कमेंट उसके पर्सनल ग्रोथ का रिफ्लेक्शन है, जिसमें वो कितागावा में न सिर्फ एक कॉस्प्लेयर बल्कि एक इंडिविजुअल के रूप में ब्यूटी को एक्नॉलेज करता है। ये उसकी परसेप्शन में बदलाव का संकेत है, जहां वो अपनी क्राफ्ट्समैनशिप की सीमाओं से बाहर निकलकर सुंदरता की पहचान करने लगा है। कितागावा का सरप्राइज और उसकी खुशी दोनों उनकी अंडरस्टैंडिंग और कनेक्शन को और मजबूत करते हैं। कुल मिलाकर ये मोमेंट उनके रिलेशनशिप में एक टर्निंग पॉइंट का प्रतीक है, क्योंकि अब गोजो उसे एक नई नज़र से देखना शुरू करता है और उसकी प्रेजेंस और ब्यूटी को जेन्युइनली अप्रिशिएट करता है। जैसे ही दोनों साथ समय बिता रहे होते हैं, अचानक गोजो के दादा घर लौट आते हैं और उन्हें साथ देखकर थोड़ा सरप्राइज हो जाते हैं। हालांकि जब वो पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन करते हैं और क्लैरिफाई करते हैं कि वो सिर्फ फ्रेंड्स हैं, तो दादा का इनिशियल शॉक कम हो जाता है। रिश्ते को समझते हुए और गोजो पर कितागावा के पॉजिटिव इफेक्ट को देखते हुए दादा उनके बॉन्ड को एक्सेप्ट करने लगते हैं। बातचीत के दौरान कितागावा को एक एहसास होता है, उसके मन में गोजो के लिए रोमांटिक फीलिंग्स जाग उठी हैं। इस नई रियलाइजेशन से ओवरवेल्म्ड होकर वो हिम्मत जुटाकर अपनी भावनाएं गोजो और उसके दादा दोनों के सामने व्यक्त करती है। इस खुलासे से उनके रिलेशनशिप में कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, जो उनके फ्यूचर डायनेमिक्स को बदल सकती है। बाद में तीनों साथ डिनर पर बैठते हैं। इस इंटीमेट माहौल में कितागावा ओपनली अपनी फैमिली सिचुएशन और अपनी कुछ ट्रबलिंग ईटिंग हैबिट्स का जिक्र करती है। ये मोमेंट वल्नरेबिलिटी और ट्रस्ट को रिफ्लेक्ट करता है और कैरेक्टर्स के बीच की अंडरस्टैंडिंग को गहरा करता है। ये दिखाता है कि कितागावा गोजो और उसके दादा पर इतना भरोसा करती है कि वो अपने स्ट्रगल्स उनके साथ शेयर कर सके। डिनर की ये बातचीत एम्पैथी, सपोर्ट और गहरे जुड़ाव का जरिया बन जाती है। वे उसे अंडरस्टैंडिंग, गाइडेंस और रीअश्योरेंस देते हैं, उसकी चिंताओं को एड्रेस करते हैं और हेल्दियर ईटिंग हैबिट्स अपनाने के तरीकों पर डिस्कशन करते हैं। कुल मिलाकर ये घटनाएं उनकी फ्रेंडशिप में नए आयाम और चैलेंजेस लाती हैं।
कितागावा की रोमांटिक फीलिंग्स और उसके स्ट्रगल्स गोजो के लिए नए रास्ते खोलते हैं, रिलेशनशिप की एक्सप्लोरेशन, पर्सनल ग्रोथ और डीपर बॉन्ड्स की ओर। भारी बारिश के बीच सजूना इनुई नाम की एक छोटी गर्ल गोजो की शॉप में शेल्टर लेने आती है। गोजो के दादा उसे अंदर बुलाते हैं और उसे इस ट्रबल से बचाने की ऑफर करते हैं। शुरुआत में उनकी मुलाकात थोड़ी ऑकवर्ड और मिसअंडरस्टैंडिंग से भरी होती है, क्योंकि वे एक दूसरे की रियल आइडेंटिटी नहीं जानते। हालांकि जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ती है, सजूना अपनी असली पहचान जुजू के रूप में बताती है, जो कि कितागावा द्वारा पहले बताई गई कॉस्प्लेयर है। ये रेवलेशन गोजो और उसके दादा के बीच क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट जगाता है, क्योंकि उन्हें सजूना और कितागावा के कनेक्शन का एहसास होता है। सजूना बताती है कि वो एक कॉस्प्ले कॉस्ट्यूम बनवाना चाहती है और शियोन निकायदो का कैरेक्टर निभाना चाहती है, जो कि एनिमे फ्लावर प्रिंसेस ब्लेस का किरदार है। इस एनिमे की फैन ना सिर्फ सजूना बल्कि कितागावा भी है। सजूना कितागावा की चॉइस को लेकर क्यूरियस होती है कि उसने शियोन का रोल क्यों नहीं चुना। जवाब में कितागावा बताती है कि उनके बॉडी टाइप मैच नहीं करते, इसलिए वो ऐसे कैरेक्टर्स चुनती हैं जो उनके फिजिक के लिए ज्यादा सूटेबल हों। इस ऑब्जर्वेशन से सजूना के मन में कितागावा के लिए एक नया रिस्पेक्ट और एडमिरेशन पैदा होता है। ये दिखाता है कि ऑथेंटिक कॉस्प्ले के लिए कितना एफर्ट और डेडिकेशन लगता है। ये रियलाइजेशन दोनों के बीच बॉन्डिंग को और डीपन करता है, क्योंकि वे कॉस्प्ले के लिए सेम पैशन शेयर करते हैं और एक फ्रेंडली भावना डेवलप करते हैं। सजूना का इंट्रोडक्शन स्टोरी में एक फ्रेश डायनामिक्स लाता है, जिससे कोलैबोरेशन, डिफरेंट कॉस्प्ले स्टाइल्स की खोज और कॉस्प्ले कम्युनिटी के भीतर ग्रोथ की पॉसिबिलिटी पैदा होती है। जाते समय उसे पता चलता है कि गोजो और कितागावा के बीच कोई रोमांटिक रिश्ता नहीं है, जैसा कि उसने पहले अज्यूम किया था। उनकी फ्रेंडशिप से प्रभावित होकर और गोजो की क्राफ्ट्समैनशिप देखकर वो उससे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांगती है। ये रिक्वेस्ट उसके साथ जुड़े रहने और फ्यूचर कोलैबोरेशन की इच्छा को दिखाता है। इस रियलाइजेशन से सीन में ह्यूमर और हल्कापन आ जाता है, क्योंकि उसकी इनिशियल धारणा साफ हो जाती है। ये कॉस्प्ले कम्युनिटी में नई फ्रेंडशिप और कोलैबोरेशन की पोटेंशियल को दर्शाता है। कॉन्टैक्ट एक्सचेंज करके सजूना, गोजो और कितागावा फ्यूचर डिस्कशंस और जॉइंट कॉस्प्ले प्रोजेक्ट्स के लिए डोर्स ओपन करते हैं। इससे सोशल इंटरैक्शन और भी बढ़ता है और कॉस्प्ले के प्रति उनके शेयर्ड पैशन को और आगे बढ़ने का मौका मिलता है। जुजू ने शुरुआत में कितागावा के साथ ग्रुप कॉस्प्ले करने के प्रपोजल को मना कर दिया था, लेकिन जब कितागावा और गोजो स्टूडियो फीस शेयर करने का ऑफर रखते हैं, तो वो अपना माइंड बदल लेती है। ये डिसीजन जुजू की कॉस्प्ले प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट और उनके साथ काम करने की इच्छा को दिखाता है। आने वाले कॉस्प्ले की तैयारी के लिए गोजो इंस्पिरेशन के लिए एनिमे फ्लावर प्रिंसेस ब्लेज देखने का डिसाइड करता है। ये उसके डेडिकेशन को रिफ्लेक्ट करता है कि वो कैरेक्टर्स को ऑथेंटिक तरीके से पोर्ट्रे करना चाहता है। उसी रात गोजो के दादा उसके सूइंग और मेकअप स्किल्स में हो रही प्रोग्रेस की प्रशंसा करते हैं। ये वर्ड्स उसे और इनकरेज करते हैं कि वो अपनी कला को और निखारे और कितागावा के साथ प्रैक्टिस जारी रखे। दादा की बातों से मोटिवेट होकर गोजो अगले दिन कितागावा के अपार्टमेंट जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर वो उसे थोड़ा मेसी हालत में पाता है। अपनी अपीयरेंस के बावजूद वो उसे अंदर बुलाती है और साथ समय बिताते हुए कितागावा फ्लावर प्रिंसेस ब्लेज सीरीज देखने का सुझाव देती है। वो मजाक में एक्सेप्ट करती है कि ये असल में उनका होम डेट है। ये ट्विस्ट उनके रिलेशनशिप में ह्यूमर और रोमांस का टच जोड़ता है। ये उनके बीच ग्रोइंग कंफर्ट और इंटीमेसी को रिफ्लेक्ट करता है, जब वे एक कोजी और चीयरफुल पल शेयर करते हैं। ये घर का डेट उनके बॉन्ड को और मजबूत करता है और फ्यूचर जर्नी की नींव रखता है। साथ बिताए हुए समय के दौरान कितागावा का पेट अचानक ग्राउल करता है, जो उसकी भूख का साइन देता है। गोजू खाना बनाने की पेशकश करता है, लेकिन कितागावा इंसिस्ट करती हैं कि वो खुद कुक करेंगी। कुकिंग प्रोसेस में कुछ चैलेंजेस आने के बावजूद उसे बहुत खुशी होती है जब गोजो को ऑमराइस सचमुच में पसंद आता है। ये शेयर्ड हैप्पीनेस उनके बॉन्ड को और डीपन करती है और कितागावा के कुकिंग पैशन को भी उजागर करती है। घर लौटकर गोजो जुजू को कॉस्प्ले कॉस्ट्यूम डिटेल डिस्कस करने के लिए कॉल करता है। वो उसे डिटेल स्केचेस भेजता है, जिससे जुजू को ये जानकर सरप्राइज होता है कि कितागावा की आउटफिट गोजो का पहला कॉस्प्ले प्रोजेक्ट था। उनकी बातचीत गोजो की ग्रोथ और स्किल को रिफ्लेक्ट करती है और जुजू उसकी टैलेंट और डेडिकेशन से प्रभावित होती है। वे आगे कॉस्प्ले प्लान्स डिस्कस करने के लिए एक रेस्टोरेंट में मिलने का डिसाइड करते हैं।
लेकिन जब गोजो और कितागावा आखिरकार जुजू की छोटी बहन शिंजू इनुई से मिलते हैं तो वो उसके शाय और रिजर्व नेचर को देखकर हैरान रह जाते हैं। इसके अलावा वे ये भी देखते हैं कि उसका बॉडी फ्रेम काफ़ी बड़ा और कर्वी है, जो कि जुजू के डिस्क्रिप्शन से बिल्कुल ऑपोजिट है। ये अनएक्सपेक्टेड डिफरेंस उनकी मुलाकात में क्यूरियोसिटी और सरप्राइज का एलिमेंट जोड़ता है। शिंजू इनुई का अराइवल उनके कॉस्प्ले ग्रुप में नई एनर्जी और पॉसिबिलिटीज लाता है। उसका यूनिक पर्सनैलिटी और फिजिकल ट्रेट्स उनके कोलैबोरेशन को नया पर्सपेक्टिव देते हैं। ये इंडिविजुअलिटी, एक्सेप्टेंस और आगे की एक्सप्लोरेशन के लिए मंच तैयार करता है।